हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। जीके का ये सेशन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करेंगे और जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं उनके एनालिसिस को करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सेशन पर जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको कराऊंगा, जिसको प्रिपेयर करने के बाद आप अपने एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड। ठीक है, जो मैप बनाते हैं ना, इसकी जो साइंस होती है उसे यहां पर क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, कार्पोलॉजी कहते हैं या जियोलॉजी कहते हैं। देखो, जहां पर भी ये लॉजी लॉजी जो टर्म है वो यहां पर आ जाएगा ना, इसका मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज की स्टडी के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि जो सेल्स यहां पर होती हैं, सेल्स की स्टडी को यहां पर क्या बोलते हैं? सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी यहां पर कहा जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि भैया टिश्यूज की जो स्टडी यहां पर होती है उसे यहां पर क्या बोलते हैं? उसे हम लोग हिस्टोलॉजी जो है वो यहां पर कहते हैं। ठीक है। जो आपके दांत होते हैं, दांत की स्टडी को यहां पर क्या कहा जाता है? दांत की स्टडी को ओडोंटोलॉजी जो है वो यहां पर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ओडोंटोलॉजी। इसी तरीके से अगर आप लोग इंसेक्ट्स की स्टडी को देखोगे तो इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी यहां पर कहा जाता है। ये सारे वो चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार जो है वो यहां पर पूछी जाती हैं। अब उसी सीरीज में अगर हम मैप मेकिंग की जो साइंस है उसके बारे में बात करेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्टोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया हुआ है कि इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन यहां पर किया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि वो ईयर यहां पर कौन सा है। तो देखो, जब हमारा इंडिपेंडेंट स्ट्रगल यहां पर चल रहा था तो 1920s में इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी लैंग्वेज के बेसिस पे उनकी अलग अलग स्टेट पे कमिटीज जो है उनका फॉर्मेशन यहां पर शुरू हो गया। और हमने लोगों को ये प्रॉमिस भी किया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का भी जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर करेंगे। लेकिन किसी को पता नहीं था उस टाइम पीरियड पर कि पाकिस्तान यहाँ पर बन जाएगा। तो अलग से कोई डिवीजन यहाँ पर ना हो, उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने कुछ टाइम तक जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पर शुरू नहीं करी। लेकिन फिर साउथ इंडिया में एक गांधी लीडर थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीमल्लू, उनकी यहां पर डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद दिसंबर 1952 में, ठीक है, दिसंबर 1952 का टाइम पीरियड है, लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट जो यहां पर बना उसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। उसके बाद जब बाकी के स्टेट्स को ये पता चला कि लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश का क्रिएशन यहाँ पर कर दिया गया है, अब हमारे स्टेट्स को भी जो है वो आप यहाँ पर फॉर्म करिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो यहाँ पर बनाया। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना? ये 1953 में बना। और इसमें अगर आप इसके चेयरमैन देखेंगे तो उनका नाम था फजल अली। और उसमें दो मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक थे हृदयनाथ कुजरू और एक थे के एम पणिक्कर। इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, इसकी रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में। और इनकी रिपोर्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर किया गया वो 1 नवंबर 1956 को किया गया, जिसके बेसिस पे हमारे देश में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, आज के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड पर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद काफी सारी चीजें हुई। फॉर एग्जांपल 1960 में अगर आप देखोगे तो पहले एक बॉम्बे स्टेट था, वहां से महाराष्ट्र और गुजरात दो स्टेट्स यहां पर बने। 1963 में हमने नागालैंड को स्टेटहुड प्रोवाइड किया। 1966 में अगर आप देखोगे तो पंजाब और हरियाणा दो स्टेट्स यहां पर बने। 1972 में अगर आप देखोगे तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनको हमने स्टेटहुड दिया। 1975 में अगर हम देखेंगे तो सिक्किम को स्टेट बनाया। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद गोवा, इनको हमने स्टेटहुड यहां पर दिया। 2000 में 3 स्टेट बने, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, जिसे हम आज के टाइम पर उत्तराखंड कहते हैं, उसका फॉर्मेशन हुआ। 2014 में तेलंगाना बना। 2019 में हमने जम्मू कश्मीर से दो यूनियन टेरिटरी यहां पर इमर्ज करी। एक आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर
और एक मिलेगा लद्दाख। 2020 में हमने दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है, इनको यहाँ पर मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी, और जिसकी वजह से आज के टाइम पीरियड पर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज आपको हमारे देश में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया है कि इंडियन स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे कब हुआ, तो इसका आंसर आएगा 1956, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन यहां पर किया गया। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रेविटी का क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं आपको लाइट वाले चैप्टर से जो है वो एक क्वेश्चन यहां पर करा देता हूं, हो सकता है कि इससे कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में बच जाए। तो अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक चीज मिलेगी जिसे हम लोग बोलते हैं मायोपिया, और एक चीज आपको देखने को मिलेगी जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, एक होता है मायोपिया और एक अगर आप देखोगे तो इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसकी स्पेलिंग छोटी है, इसकी स्पेलिंग जो है वो बड़ी है। तो मायोपिया में स्पेलिंग छोटी है, इसका मतलब क्या हो गया कि पास की चीजें जो है वो आपको दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीजें जो है वो आपको दिखाई नहीं देंगी। तो मायोपिया में क्या होता है, पास की चीजें जो है वो दिखाई देती हैं, दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो आपको देखने को मिलेगा, इसकी स्पेलिंग बड़ी है, तो इसका मतलब है कि पास का नहीं दिखेगा और दूर का यहां पर दिखाई देगा। मायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस जो है वो यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। तो जिनको भी दूर का नहीं दिखाई देता होगा ना, उनसे अगर उनके चश्मे का नंबर पूछोगे तो बताएंगे कि -1.5 है। और जिनको भी पास का नहीं दिखता होगा, वो लोग यहाँ पर कौन सा लेंस यूज करते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और इसकी फोकल लेंथ जो है वो कैसी होती है, ये पॉजिटिव आपको दिखने को मिलेगी। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दूर का भी नहीं दिखता और पास का भी नहीं दिखता। तो इसके लिए अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर आता है एक इस तरीके का लेंस जिसे हम लोग बोलते हैं बाईफोकल लेंस। क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बाईफोकल लेंस के नाम से जानते हैं। अब इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा होता है, ये आपका कॉनकेव देखने को मिलेगा, और नीचे वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स आपको देखने को मिलता है। कि भाई नीचे देखना है तो कॉन्वेक्स से देख लो, दूर देखना है आंख ऊपर करोगे तो कॉनकेव से देख लो। लेकिन एक ऐसी बीमारी भी यहां पर होती है जिसमें ना एक टाइम पीरियड पर आपको एक ही एक्सिस की चीजें दिखेंगी। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक्स एक्सिस ही दिखेगा, वाई एक्सिस नहीं दिखेगा, या वाई एक्सिस दिखेगा, एक्स एक्सिस नहीं दिखेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, और इसके लिए जो हम लोग लेंस यहां पर यूज करते हैं, दैट इज सिलेंड्रिकल लेंस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ टीथ डिसऑर्डर। ठीक है, आप लोगों ने पायरिया का नाम सुना होगा, है ना, तो टीथ का डिसऑर्डर है वो। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई दांतों को जो बीमारी यहां पर लगती है वो किसकी वजह से लगेगी, क्लोरीन की वजह से, है ना, फ्लोरीन की वजह से, ब्रोमीन की वजह से, या फिर आयोडीन की वजह से। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो एक आपको मिलेगा मरकरी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं मिनी माटा। ठीक है, तो मिनी माटा आपको देखने को मिलेगा। एक अगर आप देखोगे तो आपको कैडमियम की वजह से देखने को मिलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इटाई इटाई। ठीक है, तो इटाई इटाई डिसीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो एक आपको एनीमिया जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जो आयरन होता है, ठीक है, उसकी कमी से एनीमिया यहाँ पर होता है। तो अब आपसे पूछा गया है कि टीथ डिसऑर्डर किसकी वजह से होगा, तो ये होगा फ्लोरीन की वजह से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है ना, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसमें होगी। जैसे बचपन में आपने छोटी क्लासेस में यहाँ पर पढ़ा होगा कि अगर ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज अगर हमें पता करना है तो ट्रेन की पटरी में कान रखकर जो है वो सुनो, आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें बहुत सिंपल सी चीज पता चलती है कि भाई जो सॉलिड यहां पर होगा उसमें जो साउंड की स्पीड होगी वो कैसी होगी, वो सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें सॉलिड कौन सा है, तो अगर आप देखोगे वाटर, एयर, गैस, ग्लिसरीन, ग्लास, तो यहाँ पर ग्लास जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो सॉलिड में जो है वो सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो लिक्विड आपको देखने को मिलेगा, और इसी तरीके से अगली चीज अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा गैस। अब जैसे आप लोगों ने ना कई बार न्यूज वगैरह में मार्क स्पीड के बारे में यहाँ पर सुना होगा, ठीक है,
या इसे कई लोग मैक भी बोलते हैं। तो माक स्पीड, मैक स्पीड दोनों चीजें ठीक ही है। तो अगर 1 मैक है, इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर मिसाइल की या एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो किसके बराबर है, वो साउंड के बराबर है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे साउंड की स्पीड यहां पर कितनी होती है। और अगर मान लीजिए कि 2 मार्क है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड की स्पीड का डबल। 4 मार्क है, 5 मार्क है, तो ये उससे जो है वो देखने को मिलेंगे। अभी अगर आप देखोगे तो रशिया ने एक जर्किन मिसाइल जो है वो यहां पर लॉन्च करी है, अनवील करी है, जो कि हाइपरसोनिक यहां पर आपको मिसाइल देखने को मिलेगा। तो हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है, जिसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट सर्कल, इसमें से कौन सा है जो कि आपको ग्रेटेस्ट सर्कल जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर क्या किया कि एक इस तरीके से, ठीक है, एक इस तरीके से जो है वो यहां पर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज अगर आप देखोगे तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजें ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक लाइन आपको ये देखने को मिल रही है। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो एक लाइन जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये लाइन यहां पर हो गई। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ओहो, ठीक है, तो एक लाइन आपको यहां पर देखने को मिल गई। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो एक लाइन जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमने एक लाइन बना दी। एक लाइन अगर आप, ठीक है, चलो, उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक लाइन हमने यहां पर बना दी। ठीक है, ये हो गया एक लाइन। इसी तरीके से अगर आप देखोगे दो लाइन हमको और बनानी है ना। एक लाइन जो है वो यहां पर आपको बन गई, दिख गई। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो एक लाइन जो है वो हमने यहां पर बना दी। ठीक है, ये आपको ग्लोब जैसा जो है वो थोड़ा लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा सीधा भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो, ये हमारा साहब ये हो गया। तो आपने ग्लोब में इस तरीके की जो लाइंस है वो यहाँ पर देखी होंगी। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर 0 डिग्री। ये अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर है। ये अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको मिलेगा 23.5 डिग्री साउथ। ये आपको देखने को मिलेगा 66.5 डिग्री साउथ। और यहां पर एक नंबर जो है वो देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा 90 डिग्री साउथ। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर। ये आपको देखने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये हो गया आपका कैप्रिकॉन। ये अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और ये अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल। तो अब ये जो है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग लेटिट्यूड्स कहते हैं, क्योंकि ये लेटी हुई हैं, है ना। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं लेटिट्यूड्स। लेटिट्यूड्स का नंबर अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ जो लेटिट्यूड्स आपको देखने को मिलेंगी, इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर होता है 181। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा सर्कल है, जैसा ऐसा है ऐसा पीछे भी दिखेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये सर्कल है। अब इसमें से जो सबसे बड़ा सर्कल आपको देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे अगर हम ऊपर जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो लेटिट्यूड्स हैं इनकी हाइट जो है, उनकी जो लेंथ है वो यहाँ पर कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, इक्वेटर होगा। तो इसका मतलब है कि इक्वेटर जो है ये सबसे बड़ा सर्कल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कुछ स्टेट से निकल कर जाती है। ठीक है, जिसमें आपको गुजरात देखने को मिलेगा, राजस्थान देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, झारखंड देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, त्रिपुरा देखने को मिलेगा, और मिजोरम। तो ये आपके 8 स्टेट्स हैं जहां से क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इक्वेटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा। जैसे हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें अगर हम देखेंगे तो लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस के मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है,
जो भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो वहां से मेंबर्स को इलेक्ट करती हैं और राज्यसभा में यहाँ पर भेजती हैं। राज्यसभा के जो टोटल टेन्योर यहाँ पर होता है एक इंडिविजुअल का, अगर हम लोग यहाँ पर टेन्योर देखेंगे तो ये कितने साल का होता है, 6 इयर्स का। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं 1/3 मेंबर, ठीक है, हर साल जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं हर 2 साल में, है ना। 2 इयर्स में वो लोग यहाँ पर क्या होंगे, वो रिटायर होते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर 2 साल में जो है वो रिटायर होते हैं। लेकिन राज्यसभा ना ये परमानेंट हाउस होता है। जैसे लोकसभा हर 5 साल में चेंज होगा, लेकिन राज्यसभा में अगर आप देखोगे ना तो ये परमानेंट हाउस है। इसमें कभी भी किसी का जो है वो डिसोल्यूशन यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो आपसे पूछा गया कि कौन है कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व दी राज्यसभा, तो इसका आंसर आएगा नन, कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। ठीक है, 12 मेंबर जो है उनको नॉमिनेट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट। जैसे आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि सुधा मूर्ति जी जो है उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया, तो प्रेसिडेंट ने ये जो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने वाला प्रोविजन है ना, इसी के थ्रू उनको यहाँ पर नॉमिनेट किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। प्रीवियस ईयर जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ना आपको हॉर्मोन्स वगैरह और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो ह्यूमन बॉडी है इससे रिलेटेड भी सवाल यहाँ पर आया हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ये लगाया है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो यहाँ पर कौन सी। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एंडोक्राइन और एक अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एक्सोक्राइन। ठीक है, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो अब यहां पर एक चीज ये ध्यान रख लेना कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, तो इसका नाम है पैनक्रियास। एक ये क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, हार्मोन्स का सिक्रीशन यहाँ पर करेंगी, और एक्सोक्राइन हार्मोन्स को भी सिक्रेट करेंगी और जो आपके एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी इसका नाम क्या है, इसका नाम है थायराइड। ठीक है, तो थायराइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और पैनक्रियास अगर आप देखोगे तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों देखने को मिलेगी, और पिट्यूटरी जो है वो यहाँ पर सबसे छोटी आपको एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है वो यहाँ पर क्या कहलाता है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय, या फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये समझना है कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो फ्लोरा एंड फौना है वो बड़े स्केल पर अवेलेबल है ना, और एंडेमिक है, मतलब इसी जगह पर वो चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो आपको ना 4 जगह जो है वो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट। दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, इंडो बर्मा बॉर्डर। ठीक है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात हो रही है, तो इंडो बर्मा बॉर्डर जो आपको देखने को मिलेगा ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हिमालय आपको देखने को मिलेगा, तो हिमालय पूरा का पूरा हिमालय जो है वो यहाँ पर हॉटस्पॉट में जो है वो कंसीडर किया जाता है। और एक अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसे हम लोग सुंदालैंड के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुंदालैंड। अब इसमें देखो ईस्टर्न हिमालय भी है, वेस्टर्न हिमालय भी है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर कौन सा मिलेगा, दैट इज वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो हिमालय पूरा है, वेस्टर्न ईस्टर्न की वाली बात नहीं है, तो वेस्टर्न घाट लेकिन पूरा ही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु इज राइटली कॉल्ड दी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, किसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहां पर कहा जाता है, लॉर्ड मियो, लॉर्ड रिपन, कर्जन, या फिर लॉर्ड क्लाइव। देखो कर्जन के नाम पर भी एक चीज आपको याद रखनी है, 1905 में बंगाल का पार्टीशन यहां पर हुआ था। ठीक है, बंगाल का पार्टीशन यहां पर हुआ, वो किसके टाइम पीरियड पर हुआ, वो कर्जन के टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलेगा। मियो के टाइम पीरियड पर 1872 का सेंसस पहली बार सक्सेसफुल नहीं था, ना तो कंप्लीट था, तो लॉर्ड मियो ने 1872 में ये सेंसस जो है वो यहां पर किया। रिपन को जो है वो हम लोग लॉर्ड, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहां पर कहते हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड पर 1881 में भी सेंसस यहां पर हुआ था, और 1881 के बाद से अगर आप देखोगे
तो एक प्रोसीजर यहाँ पर शुरू हो गया कि हर 10 ईयर्स में हमें सेंसस को कंडक्ट करना है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन आपको देखने को मिलेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। डलहौजी ने हमारे देश में सबसे पहले ट्रेन चलाई थी 1853 में बॉम्बे से, ठीक है, थाने के बीच में। और उन्होंने ही पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे हम लोग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यहाँ पर कहते हैं, वो भी यहाँ पर शुरू किया। सो रिपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द विटामिन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में यहाँ पर हेल्प करेगा। देखो सबसे पहली बात हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि विटामिन ए की कमी से, है ना, यहाँ पर क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो देखने को मिलेगी। विटामिन बी की कमी से अगर आप देखोगे तो आपको हो जाएगा बेरी बेरी। ठीक है, ये हो गया। विटामिन सी की कमी से अगर आप देखोगे तो आपको हो जाएगा स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा रिकेट्स। ठीक है, ये चीजें हो गई हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि इनमें से कौन सा विटामिन है जिसे ब्यूटी विटामिन यहां पर कहा जाता है ना। कई बार अगर आप ब्यूटी वाले जो प्रोडक्ट यूज करते होंगे तो उसमें ना आपको वो विटामिन भी देखने को मिलेगा, तो उसे हम लोग ब्यूटी विटामिन यहां पर कहते हैं। कौन से विटामिन को कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग में जो यहाँ पर हेल्प करने वाला है, ये यहाँ पर कौन करेगा, ये करेगा विटामिन के। ठीक है, सो विटामिन के इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये चारों नाम याद रखिएगा, कौन से विटामिन से कौन सी डिसीज यहां पर हो सकती है वो आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो यहां पर कौन सा है, सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो आपको देखने को मिलेगा वो यहां पर कौन सा है। देखो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सूरज के सबसे पास में कौन सा है। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा क्लोजेस्ट टू सन। ठीक है, क्लोजेस्ट टू सन। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा वीनस। वीनस के साथ बहुत सारी चीजें हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अर्थ की ट्विन। ठीक है, दूसरी बात अगर आप देखोगे तो इसे हम लोग इवनिंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार, और साथ ही साथ मॉर्निंग स्टार भी यहां पर कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी होगा और इवनिंग स्टार भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंगली ये सबसे आपको हॉटेस्ट प्लेनेट भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये कैसा है, ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। कई लोगों को लगेगा कि मरकरी होगा सबसे हॉटेस्ट क्योंकि सूरज के सबसे पास में है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है, वो वीनस है। और यही जो आपको देखने को मिलेगा ये कैसा है, ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये कैसा हो गया, ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो रिंग्स जो आपको देखने को मिलती हैं वो किस में मिलेंगी, रिंग्स जो देखने को मिलेंगी ये मिलेंगी सैटर्न में। ठीक है, सैटर्न के जो है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट वो किसके हैं, सैटर्न के हैं। सैटर्न का एक सैटेलाइट भी याद रखिएगा, इसका नाम है टाइटन। ठीक है, तो टाइटन आपको इसका सैटेलाइट मिलेगा। मार्स को अगर हम देखेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसके दो यहाँ पर सैटेलाइट्स हैं, एक है पेबोस और एक है डेमोस। ठीक है, ये इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वीनस। सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो जुपिटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीनस इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इंडियन पार्लियामेंट। जब भी हम लोग बोलते हैं ना इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, तो इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा पीएम, राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट, राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कौन सी चीजें मिलकर यहाँ पर क्या होगा, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बिल लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में जाने के बाद प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा जब भी हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करेंगे तो इंडियन पार्लियामेंट में आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी, है ना, राज्यसभा भी होगा, लोकसभा भी होगा और प्रेसिडेंट भी होगा। प्रेसिडेंट के बारे में याद रखिएगा, प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ना, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी ये किसमें है, ये आर्टिकल नंबर 61 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये पहले प्रेसिडेंट हैं और याद रखिएगा इनके दो टर्म जो है वो आपको देखने को मिलते हैं ही। ठीक है, इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो दो बार प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको देखने को मिलेंगे, एक ये इंडिविजुअल हैं और एक अगर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे हामिद अंसारी। ठीक है, हामिद अंसारी। तो एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी जो आपको देखने को मिलेंगे
ये यहाँ पर क्या है, ये वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर रहे हैं, और इनके भी ना 2 टर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे 2 ही वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनके 2 टर्म आपको देखने को मिले। ठीक है, कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। ठीक है, उसके बाद आप सभी को पता है, ठीक है, 25 जून, ठीक है, 1975, ये क्या है, ये इमरजेंसी का टाइम है। अगर मान लीजिए कि मैं इसमें 50 यहाँ पर ऐड कर दूं, ठीक है, तो इसका सम जो है वो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 2025। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी को लगे इस साल, है ना, कितने साल हो जाएंगे, 50 ईयर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इमरजेंसी लगाने के टाइम पीरियड पर जो आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है वो जाकिर हुसैन साहब आपको देखने को मिलेंगे, उनकी हार्नेस में डेथ हुई थी। हार्नेस का मतलब ये है कि वो देश के हमारे प्रेसिडेंट थे, उसी टाइम पर डेथ यहाँ पर हो गई। और उसी टाइम पर एक इलेक्शन यहाँ पर प्रेसिडेंट का करवाना था, तब फिर नीलम संजीव रेड्डी जी और वीवी गिरी जी यहाँ पर आए, कांग्रेस में भी स्प्लिट यहाँ पर हो गई। फिर उसके बाद में जो है वो फखरुद्दीन अली अहमद जी भी जो है उनकी भी यहाँ पर हार्नेस में यहाँ पर डेथ होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो कहां पर सिचुएटेड है? दुनिया में केवल एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, क्योंकि एक लेक है, उस लेक के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो लेक आपको देखने को मिलेगी, इस लेक का नाम क्या है? इस लेक का नाम है लोकटक लेक। ठीक है, ये आपको मिलेगा, इसका नाम है लोकटक लेक। अच्छा, लोकटक लेक अगर आप देखोगे ना, तो ये आपको कहां पर मिलेगी? ये मणिपुर में देखने को मिलेगी। मणिपुर है ना, साल भर न्यूज में रहे, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, याद रखना। यहां पर ये नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। और इस नेशनल पार्क में एक ग्रास भी यहां पर मिलती है जिसे बोलते हैं फुंडी ग्रास। ठीक है, तो फुंडी ग्रास कहां पर मिलेगी? वो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। सो मणिपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, अभी लेटेस्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में टोटल 107 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट वाला जो है वो यहाँ पर कौन सा है? वो है सिमिलीपल। ठीक है, तो सिमिलीपल नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? ये उड़ीसा में है। अभी लेटेस्ट में है ना, 1-2 दिन पहले ही जो है वो यहाँ पर इसको नेशनल पार्क बनाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? वो मणिपुर। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने काजीरंगा के बारे में सुना होगा। ठीक है, उसके बाद मानस के बारे में सुना होगा। ये सब आपको आसाम में जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको ये बताना है कि ब्लू माउंटेन, ठीक है, ब्लू माउंटेन फेंगपुई जो नेशनल पार्क है, ये कहां पर है, कौन से स्टेट में है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वॉज दी वॉइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? ठीक है, तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट हमारे देश में लॉन्च हुआ, उस टाइम पीरियड पर वॉइसरॉय जो है वो यहाँ पर कौन थे? ठीक है, तो गांधी जी के जो मूवमेंट होते हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गांधी जी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो आप सभी को पता है कि 9 जनवरी 1915, ठीक है, इस दिन गांधी जी जो है वो वापिस आए। 9 जन का जो डे आपको देखने को मिलेगा, इसे हम लोग क्या मनाते हैं? एनआरआई डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएंगे 2025 का जो एनआरआई डे यहां पर सेलिब्रेट किया गया, इसका वेन्यू क्या है ना, किस सिटी में जो है 2025 का एनआरआई डे जो है वो यहां पर सेलिब्रेट किया गया है? कमेंट सेक्शन में बता दो भाई। उसके बाद गांधी जी ने, ठीक है, पहला जो मूवमेंट यहां पर चलाया था 1920 में चलाया था, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, असहयोग आंदोलन। इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो एक आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और दूसरे अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे लॉर्ड रीडिंग। इनका ये टाइम पीरियड था जब इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहां पर चल रहा था। इसके बाद 1930 में अगर आप देखोगे तो आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इस टाइम पीरियड पर लॉर्ड इरविन जो है वो यहाँ पर वॉइसरॉय थे। उसके बाद 1942 में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्विट इंडिया मूवमेंट, और इस टाइम पीरियड पर कौन थे? इनका नाम था लॉर्ड लिलिथ को। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 1917 में अगर आप देखोगे तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह चलेगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917।
1918 में अगर आप देखोगे तो खेदा सत्याग्रह यहाँ पर चलेगा, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर गांधी जी की आपको देखने को मिलेगी 1918 में। 1928 में अगर आप देखोगे तो बारडोली सत्याग्रह आपको देखने को मिलेगा, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन यहाँ पर कर दिया। तो राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड लिलिथ गो। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन विनर ऑफ मिस यूनिवर्स। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स जो है वो पहली इंडियन कौन थी जो यहां पर बनी थी, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, या फिर सुष्मिता सिंह। आपको बताना है कि पहली मिस यूनिवर्स यहां पर कौन थी। तो वो ईयर आपको देखने को मिलेगा 1994। ठीक है, 1994। ठीक है, और इस दिन सुष्मिता सेन जो है वो यहाँ पर, ठीक है, इंडिया से पहली मिस यूनिवर्स आपको देखने को मिलेंगी। लारा दत्ता के बारे में भी अगर आप देखोगे तो आपको ये मिस यूनिवर्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक हमारे टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है महेश भूपति। ठीक है, लिएंडर पेस का नाम भी सुना होगा। 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स में उन्होंने टेनिस के सिंगल्स में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता था। तो लारा दत्ता के जो हस्बैंड है उनका नाम है महेश भूपति। महेश भूपति का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो फेमस एक टेनिस प्लेयर है, जैसे रोहन बोपन्ना का भी नाम आपने सुना होगा। अच्छा, अभी उसके बाद अगर आप देखोगे तो रीता फारिया जो है ये यहाँ पर कौन है, ये आपको फर्स्ट मिस वर्ल्ड देखने को मिलेगी। इंडिया की तरफ से जो पहली मिस वर्ल्ड बनी थी वो थी रीता फारिया। और ऐश्वर्या राय भी अगर आप देखोगे तो इन्हें भी यहाँ पर क्या है कि मिस, ठीक है, वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर टाइटल मिला है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सुष्मिता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम which won the first Olympic gold medal in the Amsterdam in 1928। एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की कैपिटल है। तो वहां पर एक गोल्ड मेडल हुआ था, और इंडियन हॉकी टीम ने पहली बार जो है वो यहाँ पर क्या जीता है, पहली बार ओलंपिक गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है हॉकी में। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या है। इंडियन हॉकी टीम अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे पास 2 ब्रॉन्ज मेडल आए लेटेस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो कौन कौन से ओलंपिक गेम्स में आए हैं, एक तो 2020 वाले में आए हैं और एक 2024 वाले में आए हैं। 2020 वाला जो ओलंपिक गेम्स हुआ था वो कहां पर हुआ था, टोक्यो में हुआ था। 2024 वाला कहां हुआ था, पेरिस में हुआ था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2028 के ओलंपिक गेम्स कहां होंगे, तो ये होंगे लॉस एंजलिस, ठीक है, जो कि यूएसए में है। और 2032 के कहां पर होंगे, तो ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये हमारे अगले जो ओलंपिक गेम्स है उनका वेन्यू है। इस टाइम पर जो यहाँ पर थे कैप्टन, इनका नाम था जयपाल सिंह। कई सारे लोगों ने ध्यानचंद यहाँ पर आंसर लगाया होगा, लेकिन ध्यानचंद नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जयपाल सिंह। और लास्ट जो गोल्ड मेडल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लास्ट गोल्ड मेडल हमने जीता था 1980 में। कहां पर जीता था, मॉस्को में। मॉस्को किसकी कैपिटल है, रशिया की। रशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है, ड्यूमा। रशिया की करेंसी का नाम क्या है, रूबल। ठीक है, तो ये सब भी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल आपको कौन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन है। देखो, यूनाइटेड नेशन के स्टैब्लिशमेंट में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगी। पहला आपको देखने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं अटलांटिक चार्टर। ठीक है, पहला मिलेगा अटलांटिक चार्टर। और अटलांटिक चार्टर कब का है, 1941 का। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगी जिसे हम लोग बोलते हैं तेहरान कॉन्फ्रेंस, दैट वाज हैपेंड इन ईयर 1943। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक आपको मिलेगा याल्टा कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये हो गया आपका याल्टा कॉन्फ्रेंस, ये थी आपकी 1945 की। ठीक है, उसके बाद एक डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन हम लोग इसे यहां पर कहते हैं। इसे टोटल 51 कंट्रीज ने यहां पर साइन किया। और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। 24 अक्टूबर जो डेट आपको देखने को मिलेगी, इसे हम लोग यूनाइटेड नेशन डे के रूप में यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया ने जो है वो यहाँ पर इसे कब ज्वाइन किया था, इंडिया वाज दी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज हैं दैट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 अक्टूबर 1945। ठीक है, ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद फर्स्ट एशियन इंडिविजुअल, ठीक है, जो यहाँ पर क्या बने थे, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बने थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था यूथान, ठीक है, ये बर्मा से थे। और सेकंड आपको जो देखने को मिलेंगे उनका नाम क्या है, उनका नाम है बान की मून, ठीक है, बान की मून। अभी जो आपको देखने को मिलेंगे सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटरस, ये पोर्चुगल के हैं, ठीक है, एंटोनियो ग्यूटरस, ये कहाँ के हैं, पोर्चुगल, पोर्चुगल की कैपिटल है लिस्बन। और पहले सेक्रेटरी जनरल जो है वो ट्रैगवे लाई हैं, ट्रैगवे लाई जो आपको देखने को मिलेंगे ये कहाँ से हैं, नॉर्वे के हैं, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, ओस्लो में जो है वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन। मैंने आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में न्यूक्लियर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हैं। अब वो एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ पर क्या था वो तो यहाँ पर नहीं पता चला, क्योंकि स्टूडेंट ने जो बताया था उन्होंने बोला था कि सर न्यूक्लियर के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन था, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में जो है वो यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक डिजास्टर हुआ था, उसके बारे में आपने सुना होगा, तो उसका ईयर आपको बताना है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो एक भोपाल में भी ट्रेजेडी यहां पर हुई थी, जिसे हम लोग बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना। ऐसा नहीं कि केवल भोपाल वाले लोगों को इसके बारे में पता है, ठीक है। तो ये है 1984, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है जो आपको देखने को मिलेगी। और उसके 2 साल के बाद, ठीक है, कहां पर हुआ था, 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर यहां पर हुआ था। याद रखिएगा हम लोग यूरेनियम जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं, यूरेनियम में भी यूरेनियम 235 को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्रेफाइट, है ना, उसके बाद हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम D2O यहाँ पर कहते हैं, तो हैवी वाटर वगैरह इन सब चीजों का यूज किया जाता है। कैडमियम और बोरॉन जो रॉड्स आपको देखने को मिलती हैं, इन्हें हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ताकि जो न्यूट्रॉन वगैरह की स्पीड है इसको भी यहाँ पर थोड़ा मेंटेन किया जा सके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि बैंकों का नेशनलाइजेशन यहां पर किया गया। ये बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन है वो यहां पर कब किया गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम, है ना। जैसे पहले क्या होते थे, प्राइवेट बैंक्स होते थे, तो हम चाहते हैं कि भैया जो भी अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज हैं वो सभी लोगों को मिले, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी तो चीजें अच्छी तरीके से काम करेंगी, है ना। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो बैंक्स का नेशनलाइजेशन यहां पर किया गया। पहली बार अगर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी ने यहां पर किया था, ठीक है, पहली बार इंदिरा गांधी ने जो है वो यहां पर किया। मेनली तो 2 बार इन्होंने यहां पर किया, एक किया इन्होंने 1969 में और एक किया इन्होंने 1980 में। 1969 में 14 बैंक्स का हुआ था और यहाँ पर 6 बैंक का, ठीक है, 1969 में 14 बैंक्स का, 1980 में 6 बैंक्स का। तो नेशनलाइजेशन जो है वो यहाँ पर कब हुआ, 1969, ठीक है। आप लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सुना होगा, ये जो मॉडर्न फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा ये हुआ था 1955 में। आप लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सुना होगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में, इसे यहाँ पर नेशनलाइज किया गया था 1949 में, ठीक है। इसे जो नेशनलाइज यहाँ पर किया गया था ये 1949 में किया गया था। अभी आरबीआई के नए गवर्नर यहाँ पर बने हैं जिनका नाम है संजय मल्होत्रा, ठीक है, लेटेस्ट में बने हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बिल्कुल बन सकता है। इसी तरीके से एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, स्टैब्लिश इन ईयर 1988। इसे स्टैचुरी स्टेटस हमने दिया 1992 में। अभी इसके नए हेड बने हैं जिनका नाम है तुहिन कांत पांडे, ठीक है, तुहिन कांत पांडे। ये दोनों नाम यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर में ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1969। नेक्स्ट, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ये कहां पर है, ये मुंबई में है, ठीक है। एक शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट यहां पर किया गया, ठीक है। शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। कब किया गया, 1982 में, ठीक है, 1982 में इसका एस्टेब्लिशमेंट यहां पर किया गया, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर और रूरल फील्ड में अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप जो है वो यहां पर डिस्कवर किया गया किसके द्वारा, ठीक है। आप लोगों ने ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, है ना, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ऐसे सुने होंगे ब्लड ग्रुप।
तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये यहाँ पर किसने डिस्कवर किया। ठीक है, चलो एक बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ। आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और एक आपको देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो है ए बी पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर क्या है, ओ पॉजिटिव। यही बोलोगे ना, लेकिन गलत। तो यहां पर याद रखिएगा, यूनिवर्सल डोनर जो है वो है ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। मतलब ओ नेगेटिव वाला ओ नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है, ओ पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को ब्लड यहां पर नहीं दे सकता। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर यहां पर कहते हैं। तो किसने किया था, ये किया था लैंड स्कीनर ने। पेनिसिलिन वाला क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुका है। ठीक है, कि पेनिसिलिन जो है इसे किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे यहां पर डिस्कवर किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ना इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंड द टर्म आईपीसीसी। ठीक है, आईपीसीसी को एक्सपेंड यहां पर करो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरिम पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसके बाद है इंटर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल। देखो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको एक मिलेगा क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है, इंडिया ने साइन किया 2002 में, इफेक्ट में आया 2005 में। ये किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना। दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको एक मिलेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, इफेक्ट में आया 1989। ये किससे रिलेटेड है, ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन, ठीक, के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें रिड्यूस करना है। ओजोन लेयर आपको देखने को मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ओजोन लेयर आपको देखने को मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको एक देखने को मिलेगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट इंडिया का 1972 हो गया। उसके बाद एक आपको देखने को मिलेगा इंडिया का बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये मिलेगा आपको 2002 का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगी जिसे बोलते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये कब का है, 2015 का है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में जो है इसको यहां पर साइन किया गया था। इसे बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, इंटरनेशनल नहीं है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। यहां पर एक बुक दी गई है जिसे बोलते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बुक यहां पर किसने लिखी है, सोनिया गांधी, नेल्सन मंडेला, बेनजीर भुट्टो, या फिर नवाज शरीफ। आपको बताना है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो यहाँ पर बुक है ये यहाँ पर किसने लिखी है। तो ये लिखी है नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, अपेर्थाइड मूवमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पर काम किया। हमने केवल दो फॉरेनर्स हैं जिनको भारत रत्न यहाँ पर दिया है, उसमें से एक है नेल्सन मंडेला और दूसरे हैं जिन्हें बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो नेल्सन मंडेला हो गए और खान अब्दुल गफ्फार खान, ये दोनों कौन से लोग हैं, ये दोनों लोग अगर आप देखोगे तो इन्हें हम लोग फॉरेनर हैं जिन्हें हमने भारत रत्न का अवार्ड दिया है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, नेल्सन मंडेला की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि पॉस्ट्यूमसली हमने भारत रत्न का जो अवार्ड है वो यहाँ पर सबसे पहले किसे दिया था। पहले ना जो यहाँ पर डेड लोग होते थे उन्हें नहीं दिया जाता था, फिर हमने कुछ रूल्स वगैरह यहाँ पर चेंज किए, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमने कुछ चीजें यहाँ पर बदली हैं। तो पहली बार पॉस्ट्यूमसली जो है वो भारत रत्न अवार्ड किसे दिया गया, एम जी रामचंद्रन, बी आर अम्बेडकर, के कामराज, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो पहली बार दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। अच्छा, अभी फर्स्ट फीमेल के बारे में अगर आप देखोगे तो पहली फीमेल जिन्हें यहां पर दिया गया था उनका नाम था इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो एम एस सुब्बलक्ष्मी, ठीक है, इनको भी यहां पर दिया गया है। एम एस सुब्बलक्ष्मी जो है इन्हें भी यहां पर दिया गया है। लता मंगेशकर जी को भी यहां पर दिया गया है। ठीक है, लता मंगेशकर जी जो है इनको भी यहां पर दिया गया है।
तो और भी बहुत सारी फीमेल्स हैं, आप मुझे बताइएगा कि टोटल कितनी फीमेल्स हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। और अभी आप सभी को पता है एम एस स्वामीनाथन जी को, है ना, फिर उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी को, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो चौधरी चरण सिंह जी को और पीवी नरसिम्हा राव जी, है ना, इन चार लोगों को जो है वो अभी लेटेस्ट में भारत रत्न अवार्ड यहाँ पर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये था गाइस हमारा पूरा डिस्कशन, जिसमें मैंने आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कराए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, है ना, किसी तरीके का कोई भी डाउट अगर है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और कोशिश करें कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड करी है, या जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, इसको आप जरूर आंसर करें। ठीक है, इनको जरूर याद करके रखो। और जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, उन्हें भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करें। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।